नमस्कार, आप सभी का स्वागत इकोनॉमी टुडे में। मैं हूं मुकुल शर्मा। इकोनॉमी टुडे में आपको बताएंगे कारोबार जगत में क्या कुछ आज खास रहेगा। इसके अलावा बाजार की ताज़ा जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। आगामी आम बजट 2024 और 25 के लिए प्री बजट परामर्श बैठकों का दौर जारी। आज सामाजिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ होगी चर्चा। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास क्षेत्र आदि से जुड़े मामलों पर लिए जाएंगे सुझाव। आर्थिक थिंक टैंक NCAER ने अपने मासिक समीक्षा रिपोर्ट की जारी। चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर रहेगी 7% से अधिक। 7.5% की दर से बढ़ सकती है भारत की अर्थव्यवस्था। SBI ने 15 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी कर जुटाए 10,000 करोड़ रुपए। बिजली, सड़क आदि के लिए 15 साल की अवधि वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी कर जुटाई गई रकम। बैंक के बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष में लॉन्ग टर्म बॉन्ड के जरिए 20,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की दी मंजूरी। और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स में 68.4 अंकों की गिरावट के साथ 78,570.49 के स्तर पर की शुरुआत। तो वहीं निफ्टी में भी 30.70 अंकों की गिरावट से 23,838.10 के स्तर पर कारोबार करता आया नजर। तो आज की टॉप लाइन्स आपने जानी। क्या कुछ खास आज की अगर बात की जाए कारोबार में, और वहीं उससे पहले आपको बता दें 2024 खासतौर से 2024 और 2025 के जो आम बजट की अगर हम बात करें तो बजट से पहले वित्त मंत्रालय अर्थ जगत के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार जो बैठक है वो कर रहा है। प्री बजट परामर्श बैठक वो लगातार कर रहा है। इन बैठकों की श्रृंखला में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण आज 9वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता करेंगी। आज की बैठक में सामाजिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी। वित्त मंत्री आज आगामी आम बजट 2024 और 25 के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास क्षेत्र आदि के विशेषज्ञ से सुझाव देंगी। और आइए रुक कर लेते हैं बाजार की तरफ जी। अब क्या स्थिति बनी हुई है अगर बात की जाए बाजार की, तो गिफ्ट निफ्टी में आप देख पा रहे होंगे करीब 44.50 अंकों की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। लाल निशान जो है वो यहाँ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर सेंसेक्स की भी हम बात करें, जो शुरुआत है वो गिरावट के साथ हुई है। हालांकि ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन फिलहाल 68.40 अंकों की जो गिरावट है वो हम देख पा रहे हैं। जिसके बाद सेंसेक्स की आज के दिन की जो कारोबार की शुरुआत है वो 78,577.49 के साथ हो रही है। वहीं अगर नजर डालें निफ्टी 50 पर भी, तो यहाँ भी करीब 30.70 अंकों की जो गिरावट है वो नजर आ रही है। जिसके बाद निफ्टी 50 23,838.10 पर आज कारोबार करता शुरुआत में देखा गया। और अब नजर आज के टॉप गेनर्स पर, जहां हर एक निशान के साथ लगातार जो कारोबार है वो होता नजर आया। अल्ट्रासिमको, ग्रासिम, JSW स्टील, इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी, हिंडाल्को, जहां पे हरा निशान जो है कारोबार में नजर आ रहा है। और आज उसके बाद ये टॉप गेनर्स की श्रेणी में सूची में नजर आ रहे हैं। टॉप गेनर्स के बाद अब आइए बात करते हैं टॉप लॉसर्स की भी, जहां लाल निशान के साथ फिलहाल कारोबार होता नजर आया है। आप देख सकते हैं श्रीराम फिन, SBI लाइफ, HCL टेक, TCS और टेक HM में जहां लाल निशान जो है वो नजर आ रहा है। यानी गिरावट जो है वो इन टॉप लॉसर्स हैं आज के, जहां आज ज़्यादा गिरावट जो है वो देखी जा रही है। इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट की हम बात करें, US मार्केट की स्थिति आइए देख लेते हैं। डॉ जोन्स फ्यूचर की बात की जाए तो गिरावट नजर आ रही है, जबकि S&P 500 और नेस्डेक में फिलहाल हम जो हरा निशान है वो देख पा रहे हैं। US मार्केट के बाद जानते हैं यूरोपियन मार्केट का भी हाल। आप देख सकते हैं FTSE, CAC और डेक्स, जहां पर लगातार लाल निशान के साथ जो कारोबार है वो होता नजर आया है। यानी गिरावट जो है फिलहाल नजर आ रही है यूरोपियन मार्केट में भी। वहीं अगर बात की जाए एशियन मार्केट की, तो लगभग वही स्थिति। निकाई 225 की बात की जाए, हैंग सेंग, कॉस्पी, यहाँ भी जो गिरावट है वो फिलहाल देख सकते हैं। जो कारोबार है वो लाल रंग के निशान के साथ नजर आ रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं क्रूड का भाव क्या दर्ज किया गया। तो आप देख सकते हैं $84.28 प्रति बैरल आज जो क्रूड है इसका भाव दर्ज हुआ। और इसी के साथ ही हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। भाई आगे पढ़ेंगे और बात करते हैं आज के फोकस की। और आइए बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर। जी हाँ, अगर दूरसंचार क्षेत्र की बात की जाए तो देश में नए टेलीकॉम कानून लागू हो गए हैं। नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की जगह लागू किया गया है। नए टेलीकॉम कानून टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में लगातार हो रहे तकनीकी बदलावों को देखते हुए पेश किए गए हैं और खासतौर से इसकी मदद से अगर देखा जाए जो निवेशक हैं उनके लिए भी दूरसंचार यानी टेलीकॉम क्षेत्र में एक आकर्षण जो है वो नज़र आ रहा है, जिस वजह से निवेश की जो संभावनाएं और बढ़ रही हैं। इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश में नया दूरसंचार अधिनियम 2023 आंशिक रूप से लागू हो गया है। आंशिक रूप से मतलब ये है कि इस कानून के कुछ धाराओं के नियम लागू हो गए हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 मौजूदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ वायर अधिनियम 1950 के पुराने विनियामक ढांचे की जगह लेगा। क्या खासियत है इस एक्ट की और किस तरीके से ये लोगों को फायदा देगा? देखिए, जो पुराने हमारे जो प्री इंडिपेंडेंस एरा के एक्ट्स थे जिसके तहत अभी तक टेलीकॉम सर्विसेज गवर्न होती थी, उनको सबको बदल करके अभी एक नया आधुनिक एक्ट लाया गया है जिसमें कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसकी ग्रोथ और उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और उसके बेटर रेगुलेशन के प्रावधान किए गए हैं। जो पुराने समय में लाइसेंस की पद्धति थी उसको बदल के अब ऑथराइजेशन का प्रावधान इसमें किया गया है। टेलीकॉम एक्ट में जो टेलीकॉम रिसोर्सेज के मिसयूज़ करके लोगों को प्राइवेसी में भंग करना या न्यूसेंस करना या क्रिमिनल एक्टिविटी करना, उन सब को रोकने के लिए कड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। इस नए अधिनियम के अनुसार सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। इसके साथ ही इस एक्ट में मोबाइल सिम कार्ड को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसकी खास बातों पर गौर करें तो फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना होगा। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा, उसके बाद ही सिम जारी होगा। एक पहचान पत्र पर 9 से अधिक सिम कार्ड होने पर 50,000 रुपए का जुर्माना है। दूसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। सिम कार्ड की कॉपी करना भी अपराध में शामिल है। सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम कार्ड का दुरुपयोग करना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। टेलीकॉम कंपनियों को यूजर को DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस रजिस्टर करने का ऑप्शन देना होगा। इसके अलावा यूजर्स को इस तरह के मैसेजेस की शिकायत करने का भी ऑप्शन मिलेगा। आपात स्थिति में सभी नेटवर्क सरकार के नियंत्रण में होंगे। सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन अब प्रशासनिक तरीके से होगा, यानी इसकी नीलामी नहीं होगी। इसके अलावा अब देश के बाहर की कंपनियों को भी स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे। बिना इजाजत टेलीकॉम नेटवर्क का डेटा एक्सेस करना, कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए 3 साल की सजा हो सकती है। नए विधेयक में प्रमोशन मैसेजेस को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को प्रमोशनल मैसेजेस भेजने से पहले सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों को अपने इक्विपमेंट्स केवल सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड ट्रस्टेड सोर्सेज से ही लेने होंगे। यदि कोई यूजर डीएनडी सर्विस को ऑन रखता है तो उसके पास इस तरह के मैसेजेस या कॉल्स नहीं जाने चाहिए और यदि नियम का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होगी। जानकार भी इस नए टेलीकॉम एक्ट को देश में टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा आवश्यक क्रांतिकारी परिवर्तन बता रहे हैं। देखिए, दूरसंचार अधिनियम 2023 उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही क्रांतिकारी साबित होगा। इससे दूरसंचार की जो सेवाएं हैं, मोबाइल, इंटरनेट और सैटेलाइट आधारित जो सेवाएं हमें मिलती हैं, वो लागत सक्षम होंगी और केंद्र सरकार को भी एक राजस्व का बड़ा स्रोत मिलेगा। अब प्रशासनिक आधार पर स्पेक्ट्रम आवंटन होने से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नया निवेश आएगा और नई कंपनियां जब आएंगी तो वो एक प्रकार से उपभोक्ताओं को वैरायटी ऑफ सर्विसेज मिलेंगी। ये एक्ट ऐसे संचार पर भी रोक लगाता है जो ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर वाणिज्यिक संदेशों पर दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार विनियम प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस अधिनियम के लागू होने से आम लोगों को टेलीकॉम सेक्टर में मिलने वाली सुविधाओं में विस्तार तो होगा ही, साथ ही संभावनाओं के नए द्वार भी खुलेंगे। दिल्ली से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दूरसंचार क्षेत्र में जो बड़ा बदलाव अब देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि निवेशक भी जो हैं इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ना सिर्फ 5G की अगर बात की जाए, हमने देखा था किस तरीके से सबसे तेज़ गति से पूरे विश्व में 5G की जब हम बात करते हैं तो भारत इसमें हमें आगे सबसे नज़र आया था। उसके बाद 6G पर भी लगातार जो शोध है उसकी बात कही जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो भी इस पूरे मामले को ध्यान से देखते हैं और निवेश के प्रति उतना ही जागरूक रहते हैं। फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर SP कोचर जी जुड़ चुके हैं। DG हैं सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत स्वागत आपका इकोनॉमी टुडे में। थैंक यू जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, क्योंकि जब हम बात करते हैं दूरसंचार क्षेत्र की, अब से पहले उस तरह की संभावनाएं इसमें नज़र नहीं आती थी, लेकिन जब से हम नए एक्ट की बात की जाए या जिस तरीके से जो बड़ा बदलाव हम देखते हैं नए भारत में, शायद एक बड़ी वजह यही है कि जो निवेशक हैं अब वो भी अपनी रुचि दिखाते हैं, उनका भी जो रुझान है नज़र आता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात आपने बोली। और ये जो नया टेलीकॉम एक्ट है, इसमें जो बदलाव हुआ है वो निवेशक को जरूर अट्रैक्ट करेगा इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि निवेशक क्या चाहते हैं जी, उनको है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, उनको है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए जी। तो ये दोनों चीजें अगर आप देखें गवर्नमेंट की नीति में, न केवल टेलीकॉम एक्ट में या और भी जो उनके अनाउंसमेंट्स हैं उसमें ये बहुत क्लियरली निकल कर आता है कि गवर्नमेंट निवेशकों को अट्रैक्ट कर रही है। टेलीकॉम एक्ट उसमें एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बनेगा और जो प्रावधान टेलीकॉम एक्ट में लाए गए हैं वो इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन के बाद ही आए हैं जी। और इससे बहुत फर्क पड़ेगा टेलीकॉम के रोल आउट में, डिजिटल इंडिया के रोल आउट में और उसके कारण इंडस्ट्रीज के स्थापना में, और जिससे कि निवेशक को अपना ROI भी दिखेगा। जी बिल्कुल। लेकिन कोचर साहब, जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर तौर पर बदलाव में भी समय लगता है और ऐसा नहीं कि एकदम से जो बदलाव है एकदम से हो गया, लेकिन जो नए एक्ट की जब हम बात कर रहे हैं और किस तरह के बदलाव है और उनका जो असर है वो कैसे अलग अलग क्षेत्रों में, डिपार्टमेंट्स में हम देख पाएंगे। देखिए, टेलीकॉम एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम देख रहे हैं फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वो है ईज ऑफ रोल आउट ऑफ नेटवर्क्स। जो ROW को सुनिश्चित किया गया है, सुचालित किया गया है, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि अब तक नहीं हो रहा था, उसमें बहुत बाधाएं आ रही थी जी। अब इस क्षेत्र में जो काम हुआ है उससे हम देख रहे हैं कि रोल आउट में बहुत फर्क पड़ा है। जो परमिशन मिलते हैं बहुत जल्दी मिल जाती हैं, जो रेट्स गवर्नमेंट ने निश्चित किए हैं करीबन स्टेट्स उस पर अमल कर रही हैं, सब नहीं कर रही हैं, अभी धीरे धीरे हो जाएगा जैसे आपने बोला जी। पहले सबसे बड़ी चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि सिटीजन, जो आम सिटीजन है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसको काफी दिक्कत आ रही थी। जो नॉन लॉ अबाइडिंग सिटीजन के एक्शंस के कारण उसको भी संचालित किया जा रहा है इस एक्ट के अंतर्गत जी। और अभी इसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया है 26 से, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें अभी रूल्स आने बाकी हैं
और हमारा गवर्नमेंट से यही आग्रह है कि आगे चलते हुए जैसे एक्ट की हमारे साथ डिस्कशन हुई थी, वैसे ही रूल्स की भी डिस्कशन हो, जिससे कि हम एक ही पथ पर चलें जी। और जो रूल्स निकल कर आएंगे वो सिटीजन सेंट्रिक हो, जिससे कि सिटीजन को भी फायदा हो, गवर्नमेंट को भी फायदा हो और इंडस्ट्री को भी फायदा हो। जी बिल्कुल, सबको जो फ़ायदा है वो हो सके, और इसी के लिए खासतौर से इस तरह की नीतियों की अगर बात की जाए कोचर साहब, वो किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी महत्वपूर्ण और कितनी कारगर यहाँ पर? देखिए, पिछले कुछ साल से जो नीतियां बदल कर आ रही हैं जी, वो एक तरफ बहुत सही तरह से अग्रसर हो रही हैं कि वो बिना किसी एम्बिग्विटी के जितनी कम से कम वर्बियाज हो, जिससे कि छोटी सी नीति आए जो सबके समझ में आए और इंटरप्रिटेशन में ना उलझ जाए, उस तरह की नीतियां आ रही हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी चीज जो आ रही है, इसमें आईटी का प्रावधान काफी हो गया, पोर्टल्स बन रहे हैं, स्टेट को भी पोर्टल से लिंक किया जा रहा है, तो उसमें जो ह्यूमन फैक्टर था वो काफी हद तक कम होता जा रहा है जी। एक और चीज हो रही है कि जो इंडस्ट्री के साथ बैठ के डिस्कशंस करनी है वो हो रही हैं, और हम चाहेंगे ये आगे जाते हुए भी ये चलती रहें। हमारे कुछ डिमांड्स तो हैं और वो गवर्नमेंट के मद्देनजर हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट उसकी तरफ भी ध्यान देगी, जिससे कि ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है ये कारगर हो और इसका असर दिखना शुरू हो। जी, आप समझ सकते हैं कि 5G को रोल आउट करने के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है, और वो उस 5G का जो नेटवर्क बनता है उसी के ऊपर कुछ LTGs ऐसे हैं जो राइड करते हैं बिना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के फेयर शेयर कंट्रीब्यूशन के। जी, तो इसलिए हमारा आग्रह गवर्नमेंट को ये है कि उनको भी इसी के तहत लाया जाए, और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जिसका वो फायदा उठाते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसमें उनको भी फेयर शेयर देना चाहिए, जिससे कि दोनों इंडस्ट्रीज मिलके आगे बढ़े। नहीं तो टेलीकॉम के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा और वो कब तक इसको सहन कर पाएगी। जी बिल्कुल, वो एक सोचने वाली बात है। जी कोचर साहब, और जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि 5G के लिए किस तरीके से जो प्रयास हैं वो किए गए, और उन प्रयासों में भारत जो है अग्रणी हमें नज़र आया, लेकिन इसके साथ साथ जब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कैसे उसका देश में विकास किया जा रहा है, उस लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि 5G की बात की जाए, उसके आगे 6G पर भी जो शोध लगातार बात कही जाती है, उसके लिए हम देखते हैं कि अगर आज के समय में टावर भी लगाना है, उसके लिए जो सामग्री की आवश्यकता रहेगी, और हम उसमें हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो मेक इन इंडिया है इसको भी बढ़ावा मिला है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इंडस्ट्री गवर्नमेंट के साथ सहमत है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो पैसिव इक्विपमेंट है उसको तो मेक इन इंडिया से ही लिया जा रहा है। जहां तक एक्टिव इक्विपमेंट का सवाल है, वो धीरे धीरे, जैसे आपने खुद ही बोला कि चेंज एकदम तो नहीं हो सकता, धीरे धीरे उस तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं, और जैसे जैसे इक्विपमेंट इंडिया में वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट बन रहा है, तो जाहिर है कि इंडियन कंपनीज को भी फाइनेंशियली बेनिफिट होगा कि वो इंडिया से ही खरीदें, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी वही है जी। तो उस तरफ अग्रसर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, और साथ ही जो इस नए एक्ट में हम बात अगर करें, क्योंकि सिम कार्ड को लेके कोचर साहब पहले बड़ा उतना विश्वसनीय मामला नहीं रहता था या किस तरह की कार्रवाई होगी, लेकिन अब सीधे तौर पर जो इसमें जानकारी निकल कर आ रही है कि किस तरीके से जो कार्रवाई है वो की जाएगी, जो प्रावधान रखे गए हैं, सिम कार्ड को अगर उसकी क्लोनिंग की जाती है या और भी उससे संबंधित अगर कुछ शिकायतें आती हैं, तो कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है वो अब बढ़ता नजर आएगा। जी बिल्कुल, भरोसा तो बढ़ेगा ही, साथ में अभी राइट्स एंड ड्यूटीज यूजर की दोनों चीज डिफाइन कर दी गई हैं जी, और ये बहुत बड़ी बात है कि राइट्स का भी पता है यूजर को और ड्यूटीज का भी पता है। जहां तक सिम कार्ड का सवाल है, जो पुराना एक्ट था टेलीग्राफ एक्ट, उस समय सिम कार्ड होते ही नहीं थे, तो सिम कार्ड का उसमें कोई चर्चा ही नहीं थी, और उसको इंटरप्रिटेशनल लेवल पे छोड़ दिया जाता था, और डायरेक्टिव्स आते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव, जिससे कि उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाती थी जी। उसमें अपनी चैलेंजेस होती थी, लेकिन अभी जबकि ये एक्ट में आ गया है तो इस पे काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें एक चीज फ्लैग करना चाहूंगा जी कि अब हम टेलीकॉम को तो रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो ऑल्टरनेट चल रहा है, जो OTT कम्युनिकेशन चल रहे हैं जी, सारा जितनी माइग्रेशन है, वो टेलीकॉम पे आप जितना शिकंजा कसेंगे तो सारे जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो OTT पे चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई रेगुलेशन है ही नहीं जी। तो उस पर भी गवर्नमेंट को उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की तो अब से पहले नीलामी की जो स्थिति थी वो हमारे सामने होती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रशासनिक ढंग से जो आवंटन है वो इसका किया जाएगा और खासतौर से जो देश के अलावा जो विदेशी कंपनियां भी हैं उनको भी स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। वो कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है निवेश के लिहाज से? निवेश के लिहाज से कोई भी कंपनी आएगी तो उसको सही दाम पर स्पेक्ट्रम मिलेगा, तभी तो आके वो टेलीकॉम फैसिलिटी सेटअप करेगी। तो ये अभी तक संभव नहीं था। अगर अभी गवर्नमेंट इसकी तरफ अग्रसर हुई है तो रूल्स बताएंगे कि इसको आगे किस तरह से ले जाया जाएगा। लेकिन हमारा जो मांग रहा है हमेशा, और खासकर जब से 5G शुरू हुआ है जी, कि स्पेक्ट्रम का कॉस्ट बहुत हाई है, जो रिजर्व प्राइस रखी जाती है बहुत हाई है। जो उसका फॉर्मूला बनाया गया था 2G, 3G, 4G में, वो फॉर्मूला अभी 5G में लागू नहीं होता, क्योंकि 5G का जो एक फाउंडेशन बनता है उसके ऊपर हर तरह की इंडस्ट्री उस पर पलकती है और उसमें उससे जो टैक्सेशन या जो लेवीज आती हैं बाकी इंडस्ट्री से। बिल्कुल, लेकिन उम्मीद यही है कि जो निवेश है और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा टेलीकॉम यानी दूरसंचार क्षेत्र में, और इस पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे खास मेहमान जो कि हमारे साथ जुड़े थे, कोचर साहब बता रहे थे कि किस तरीके का देखिए जो बदलाव है वो नज़र आएगा और जब निवेश की जो अवसर हैं वो और किस तरीके से बढ़ सकेंगे। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत 9 मिनट टुडे में, और आइए नजर डालते हैं जल्दी से कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। आर्थिक थिंक टैंक में NCAER ने अपनी मासिक समीक्षा में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7% से अधिक, यहां तक कि 7.5% के करीब भी बढ़ सकती है। NCAER अपने अनुमान का आधार सामान्य से बेहतर मानसून की उम्मीद को बताया और कहा कि अब तक किसी भी वैश्विक जोखिम के नहीं होने से यह लक्ष्य हासिल करने के संकेत सकारात्मक हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर इस क्षेत्र को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने के मकसद से इलेक्ट्रॉनिक्स पर नई संशोधित राष्ट्रीय नीति पर काम शुरू कर दिया है। 2019 में लाई गई पिछली NEP में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और 2025 तक $110 अरब के मोबाइल फोन समेत कुल $400 अरब के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य रखा गया था। अब तक की सबसे बड़ी स्प्लैश सेल ऑफर के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस 2 प्रकार के टिकट पेश कर रहा है। एक्सप्रेस फ्लाइट का किराया 883 रुपए से शुरू होता है और यह बिना सुविधा शुल्क के दिया जा रहा है। एक्सप्रेस वैल्यू का किराया 1096 रुपए से शुरू होता है। यह ऑफर 28 जून तक वैध है और 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 के बीच यात्रा के लिए लागू है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने आभासी रूप से आयोजित अपनी 43वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान शेयरधारकों को बताया कि इन्फोसिस अपने ग्राहकों के लिए 225 से अधिक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रमों पर काम कर रही है। दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता Hyundai को भारत में उसके IPO पर सलाह देने वाले बैंकों की तलाश है। ऐसे बाजार परिवेश में इन बैंकों को निर्गम से फीस के तौर पर $4 करोड़ की रकम मिल सकती है। यह भारत में IPO पर काम करने वाले निवेश बैंकों के लिए अब तक का दूसरा सबसे बड़ा शुल्क होगा और यह देश में इक्विटी सौदों में तेजी के बीच आ रहा है। हवाई अड्डों और बिजली तथा गैस वितरण कारोबार में 40 करोड़ के मौजूदा उपभोक्ता आधार के साथ अदानी समूह अपने खुदरा कारोबार को रफ्तार दे रहा है और विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए समूह की कंपनियों के साथ प्रतिवर्ष 2.4 अरब उपभोक्ता संपर्क का उपयोग कर रहा है। समूह ने हाल में सुपर ऐप अदानी वन पेश किया है जो अंततः सभी क्षेत्रों के उत्पाद बेचेगी। भारतीय स्टेट बैंक ने बिजली, सड़क आदि के लिए फंड जुटाने को 15 साल की अवधि वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी कर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इन बॉन्डों पर मिलने वाला ब्याज 7.36% है। बैंक के बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष में लॉन्ग टर्म बॉन्ड के जरिए 20,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्लान को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसमें से 10,000 करोड़ रुपए मौजूदा पेशकश के जरिए जुटाए गए हैं। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि वह अपनी 4G और 5G पेशकशों के लिए नेटवर्क उपकरणों का इंतजाम करने के लिए सैमसंग के साथ बातचीत कर रही है। वोडाफोन आइडिया ने चेन्नई, कर्नाटक और बिहार सर्कलों में सैमसंग के वर्चुअलाइज्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क सॉल्यूशनों का इस्तेमाल किया है। तो फिलहाल के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही, लेकिन आगे देखिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हमारा विशेष कार्यक्रम।